सोचिए, भारत की बड़ी बड़ी नदियों पर जो बांध बनते हैं वो क्या सिर्फ बिजली के लिए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीद की, विकास की, राजनीतिक दांव पेंच की और हाँ, यहां तक कि दो देशों के बीच युद्ध के खतरे की भी कहानी कहते हैं। चलिए भारत के इस हाई स्टेक्स हाइड्रो पावर के खेल को जरा और गहराई से समझते हैं। ये बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही थी और ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ये सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। पर जब कोई कहता है कि किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो सवाल उठता है, भाई ये कैसा हस्तक्षेप है जिसकी बात हो रही है? और इसी हस्तक्षेप की बात हमें सीधे ले चलती है जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर, जहां 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना बन रही है। देखिए, ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आज ये विवादों में ऐसा फंसा है कि इसका निर्माण कार्य रुकने की नौबत आ गई है। तो आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन सी परियोजना है जो खतरे में है, फिर समझेंगे कि भारत के लिए हाइड्रो पावर इतना ज़रूरी क्यों है। हम विकास की राह में आने वाली मुश्किलों को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे यही नदियां देशों के बीच तनाव की वजह बन जाती हैं। और हाँ, आखिर में एक समाधान की भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले उस चिंगारी को देखते हैं जिसने इस आग को हवा दी है। रतले हाइड्रो पावर बांध पर आखिर चल क्या रहा है? तो देखिए, जमीनी हकीकत क्या है। चिनाब नदी पर यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी MEIL ने काम छोड़ने की धमकी दे दी है। क्यों? आरोप है कि एक स्थानीय विधायक ठेकों और नौकरियों के लिए जबरदस्ती अनुचित हस्तक्षेप कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कंपनी के एक HR हेड पर हमला तक हो गया। अब वहां कर्मचारियों में डर का माहौल है। जरा सोचिए, देश के लिए इतनी जरूरी परियोजना और वो स्थानीय राजनीति वजह से रुक जाए। तो अब सवाल ये है कि भाई, एक बांध के रुकने से इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? भारत के लिए आखिर ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी है ही क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें पूरे देश के पावर ग्रिड की तस्वीर को देखना होगा। देखिए, भारत सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। सूरज 2400 घंटे नहीं चमकता और हवा भी हमेशा एक रफ्तार से नहीं चलती। इसका मतलब हुआ कि इनसे मिलने वाली बिजली कभी बहुत ज्यादा होती है तो कभी अचानक से बिल्कुल कम। ये उतार चढ़ाव पूरे देश के पावर ग्रिड को हिलाकर रख देता है। इस तस्वीर को देखिए, इससे पूरी बात साफ हो जाएगी। एक दिन जब तेज धूप है तो सोलर पार्क जमकर बिजली बना रहा है, लेकिन जैसे ही बादल छाए, बिजली का उत्पादन 85% तक गिर गया। ये जो अचानक होने वाला ड्रॉप है, ये हमारे पावर ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और यहीं पर हाइड्रो पावर एक हीरो की तरह सामने आता है। तो हाइड्रो पावर आप कह सकते हैं ग्रिड का स्टेबलाइजर है। जैसे ही सोलर और विंड एनर्जी से बिजली कम होती है, बांध के टरबाइन फौरन चालू होकर उस कमी को पूरा कर देते हैं। जब शाम को अचानक बिजली की डिमांड बढ़ती है तो ये उसे भी संभाल लेता है। और सबसे बड़ी बात, ये कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट की तरह प्रदूषण भी नहीं करता। अच्छा, अगर हाइड्रो पावर इतना ही कमाल का है तो फिर भारत और ज्यादा बांध तेजी से क्यों नहीं बना पा रहा? इसका जवाब छिपा है सरकारी फाइलों, परमिशन और जमीनी मुश्किलों की एक ऐसी भूल भुलैया में जिससे निकलना आसान नहीं। जरा इस प्रक्रिया पर एक नजर डालिए। सबसे पहले डेवलपर एक मोटी सी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करते हैं। फिर इस रिपोर्ट को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे दर्जनों डिपार्टमेंट्स चेक करते हैं और आखिर में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CESF फाइनल मंजूरी चाहिए। नतीजा, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही जटिल, खर्चीली है और इसमें महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। और इस देरी का नतीजा देखिए। पिछले 20 सालों से ज्यादा से भारत ने जितनी भी हाइड्रो पावर क्षमता बनाने का प्लान किया, हम उस टारगेट से लगातार पीछे ही रहे हैं। मतलब कागज पर जो दिखता है और असल में जो होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और बात सिर्फ कागजों की नहीं है, जमीन का अधिग्रहण करना एक और बड़ी चुनौती है। केरल की पल्लीवासल योजना इसी वजह से 9 साल लेट हो गई। फिर बांध से बिजली बनाकर शहरों तक पहुंचाने के लिए जो तार बिछाने पड़ते हैं, उनका खर्च कभी कभी पूरे प्रोजेक्ट का 50% तक पहुंच जाता है। तो वो जो राजनीतिक हस्तक्षेप की बात हमने शुरू में की थी, वो तो इस बड़ी और जटिल समस्या का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। ये जो नदियां हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं बहती, ये सरहद पार करके पाकिस्तान भी जाती हैं। और यही बात इन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल और तनाव भरे रिश्तों में से एक यानी भारत पाकिस्तान के झगड़े के बिल्कुल बीच में लाके खड़ा कर देती है।
साल 1960 में हुई सिंधु जल संधि एक ऐतिहासिक समझौता था। वर्ल्ड बैंक ने बीच में पड़कर इसे करवाया था। इसने दो ऐसे पड़ोसी देशों के बीच पानी का बंटवारा तय किया जिनके पास परमाणु हथियार हैं। दशकों तक इस संधि ने पानी को लेकर दोनों देशों में कोई बड़ा युद्ध होने से रोका है। लेकिन हाल के सालों में संधि पर खतरे के बादल मंडराने लगे। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की धमकी दी। फिर एक और आतंकी हमले के जवाब में भारत ने संधि को सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने पूरे इलाके में टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ भारत के कदम को समझना जरूरी है। भारत ने संधि को खत्म यानी टर्मिनेट नहीं किया, बल्कि उसे निलंबित यानी अबेयंस में रखा है। निलंबित करने का मतलब है कि इसे कुछ समय के लिए रोक देना, जबकि खत्म करने का मतलब है इसे हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक देना। ये एक तरह से किसी गेम को पॉज करने जैसा है, उसे पूरी तरह बंद करने जैसा नहीं। ये पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक कूटनीतिक चाल थी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने कभी कहा था कि अगला युद्ध पानी को लेकर होगा, राजनीति को लेकर नहीं। आज भारत और पाकिस्तान के हालात को देखकर उनकी ये बात एक डरावनी सच्चाई जैसी लगती है। जब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगे तो दांव बहुत ऊंचे हो जाते हैं। इन सभी राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के बीच हम अक्सर उस एक चीज को भूल जाते हैं जो इस पूरी कहानी के दिल में है, खुद नदी। तो चलिए अब जमीन पर लौटते हैं और देखते हैं कि इन नदियों की अपनी सेहत कैसी है। ये तवी नदी है, जम्मू शहर की लाइफलाइन। लेकिन आज ये नदी हमारे शहरों से निकले गंदे नालों और कचरे की वजह से दम तोड़ रही है। ये एक दुखद हकीकत है कि जिन नदियों को हम इतना पवित्र मानते हैं, उन्हें हम ही अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। ये डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। BOD आसान भाषा में कहें तो पानी में गंदगी का लेवल। जितना ज्यादा BOD, पानी उतना ही गंदा। अब देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब इंसानी गतिविधियां कम हो गईं तो प्रदूषण का स्तर 5.80 से गिरकर सीधा 0.38 पर आ गया। ये एक तरह का नेचुरल एक्सपेरिमेंट था जिसने साफ साफ दिखा दिया कि हम अपनी नदियों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और ये भी कि अगर हम चाहें तो उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। तो हमने राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय और पर्यावरण हर तरह की चुनौतियों को देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच संतुलन बनाने का रास्ता क्या है। अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है। एक्सपर्ट्स ने एक रोड मैप सुझाया है जिसमें 4 मुख्य बातों पर जोर है: बेहतर गवर्नेंस, प्रक्रियाओं को आसान बनाना, बाजार को मजबूत करना और फाइनेंसिंग को सरल बनाना। आसान शब्दों में कहें तो लाल फीताशाही खत्म करो और प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी दो। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ देश की ऊर्जा की जरूरत है, दूसरी तरफ राजनीतिक मजबूरियां। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंता। क्या भारत इन सभी ताकतों के बीच सही संतुलन बना पाएगा? इसका जवाब ही भारत के आने वाले कल की कहानी लिखेगा।